आज की कक्षा में आप सभी प्रतियोगी छात्रों का स्वागत है। आप अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास। इस कड़ी में आज आप जिस विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे वह है संविधान सभा की प्रक्रिया, कार्यवृत्त और संविधान का निर्माण। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रोसीडिंग, मिनट्स एंड फॉर्मिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। आप देखिए कि लॉर्ड बेबल जब भारत के वायसराय थे, लॉर्ड कौन बेबल, लॉर्ड बेबल भारत के वायसराय जब थे तो 1945 के अंत में, कब 1945 के अंत में भारत में केंद्रीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, यानी केंद्रीय विधान मंडल का क्या हुआ, चुनाव हुआ। और 1946 के प्रथम तिमाही में प्रांतीय विधान मंडलों के चुनाव हुए। प्रांतीय विधान मंडल, इसके जो है चुनाव हुए और इस चुनाव में प्रांतीय विधान मंडलों की जो कुल संख्या थी प्रांतों की वह 11 थी। इन 11 सीटों का जब चुनाव परिणाम आया तो 11 में से 8 सीटों पर, कितने सीटों पर, 8 सीटों पर कांग्रेस जो है यह बहुमत पाई, बहुमत, तथा 3 सीट पर यह जो है सबसे बड़े दल के रूप में उभरे। और इस प्रांतीय विधान मंडलों में मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित की गई थी। यहाँ पर जितनी सीटें, माने 11 प्रांतों में जितनी भी सीटें थी उन सीटों में जो है मुसलमानों के लिए जो है सीटें आरक्षित की गई थी और जो आरक्षित सीटों की संख्या थी वह थी 492, यानी 492 सीटें जो थी वो मुसलमानों के लिए आरक्षित थी। और इन आरक्षित सीटों में से 428 सीटें, कितनी, 428 सीटें जो है इसको जीती मुस्लिम लीग ने, इस तरह से जब 428 सीटें आरक्षित स्थानों में से मुस्लिम लीग ने जीत लिया तो इससे यह पता चला कि अब जिन्ना की नीतियों का समर्थन मुसलमान करने लगे हैं। और मुस्लिम लीग जो यह दावा करती थी कि वह भारत में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र जो है पार्टी है, वह दावा अब सही लगने लगा। आपको एक बात बता देना, मैं यह जरूरी समझता हूं कि आप यहां देखें कि 492 सीटें जो मुसलमानों के लिए 11 प्रांतों में आरक्षित थी, उसमें से अधिकांश मुसलमानों ने जिन्ना का समर्थन किया। लेकिन जब जिन्ना के मार्ग पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो बहुत सारे मुसलमान भारत में क्यों रह गए। अब बेबल योजना वह फेल हो गई। 23 मार्च 1946, 23 मार्च 1946, यह तिथि क्यों महत्वपूर्ण है? यह तिथि
लिए महत्वपूर्ण है कि इसी तिथि को जो है कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन भारत आया और कैबिनेट मिशन के योजना के अनुसार भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाना था। संविधान सभा का गठन किया जाना था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। यानी संविधान सभा के गठन के लिए यदि वयस्क मताधिकार के आधार पर सदस्यों का संविधान सभा के लिए निर्वाचन होता तो ज्यादा लोकतांत्रिक होता, किंतु यह व्यवहारिक उस समय नहीं था। इसमें काफी समय लग सकता था और सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में देरी हो सकती थी। अतः कैबिनेट मिशन ने तय किया कि अभी जो 1946 के प्रथम तिमाही में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं, उन प्रांतीय विधानसभाओं के, देखिए प्रांतीय विधानसभा इसके जो 1946 में अभी बेबल के समय में चुनाव हुए हैं, इन्हीं विधानसभाओं को एक निर्वाचक मंडल की तरह प्रयोग कर लिया जाए और इस निर्वाचक मंडल के माध्यम से संविधान सभा के सदस्यों का जो है निर्वाचन कर लिया जाए, ऐसा कैबिनेट मिशन ने तय किया। और यह जो निर्वाचक मंडल संविधान सभा के सदस्यों को निर्वाचित करता, वह प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष होगा और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाएगा। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा में जो सदस्य चुने जाएंगे, इन सदस्यों को 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया। कितने? 10 लाख। और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। तो इस तरह से जो भारत में जो संविधान सभा बनती, उस संविधान सभा के लिए कुल सदस्य जो है 296, कितने? 296 तय किए गए। इन 296 सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाएं जो है वह एक निर्वाचक मंडल के रूप में प्रयुक्त होते हुए संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करती। एक बार आप पुनः जान लें कि प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया, उनमें जो सीटें थी, 296 का जो चुनाव किया गया, ये सीटें जो है 3 भागों में विभाजित थी, जिसमें सामान्य सीटों की संख्या थी 213, विभाजित थी सामान्य, मुस्लिम और क्या थी? सिख। अब देखिए, सामान्य सीटों की संख्या 213 थी और मुस्लिम सीटों की संख्या 79 थी और सिख सीटों की संख्या 4 थी। और इसके बाद जो चुनाव हुआ
उस चुनाव में जो राजनीतिक दल चुनाव लड़े, ये दल जो चुनाव लड़े, इसमें जो है कांग्रेस ने जो विजय पाई, इसे 208 सीटें मिली, 208 सीटें संविधान सभा के लिए। दूसरा, मुस्लिम लीग को कुल सीटें जो मिली वह मिली 73। 8 स्थानों पर निर्दलीय को जो सीटें मिली वह मिली 8, तथा कई छोटे अन्य दल, जिसमें कृषक प्रजा पार्टी, कौन? कृषक प्रजा पार्टी, इस पार्टी को 1 सीट मिली। दूसरा, यूनिस्ट पार्टी, इस पार्टी को भी 1 सीट मिली। यूनिस्ट शेड्यूल कास्ट को भी जो है इसमें 1 सीट मिली। इसके बाद अनुसूचित जाति संघ, अनुसूचित जाति संघ को भी जो है 1 सीट मिली, तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी साम्यवादी दल को भी कितना मिला? 1 सीट, तथा सिख कांग्रेस के अतिरिक्त इसे भी 1 सीट मिला। प्रांतीय विधानमंडलों ने जो चुनाव किया वो 296 सीटों के लिए किया। एक बात आप यहाँ और समझ लें कि परीक्षाओं में अक्सर जो है प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वे संविधान सभा के लिए कहाँ से जो है चुनाव लड़ करके आए और कहाँ से जीते। प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा जो चुनाव हो रहा था, उस चुनाव में भीमराव अंबेडकर पहली बार, माने आज़ादी के पहले जो संविधान सभा बनी थी और आज़ादी के बाद जो संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, दोनों में फर्क है। पहली बार जब संविधान सभा का निर्वाचन हो रहा था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंबई से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की ओर से चुनाव लड़े, लेकिन वह कांग्रेस से वहां चुनाव हार गए। महात्मा गांधी और स्वयं कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये चाहते थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य होना चाहिए। इसलिए पश्चिम बंगाल के जेस्योर और खुलना सीट से जीते हुए सदस्य जोगेंद्र नाथ मंडल ने इस्तीफा दे दिया। उसी सीट पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बंगाल से संविधान सभा के लिए सदस्य के रूप में चुन करके आए। किंतु भारत का जब विभाजन हो गया तो विभाजन होने पर पश्चिम बंगाल की जेस्योर और खुलना जो सीट थी, वह सीट जो है वह पाकिस्तान में चली गई और एक बार पुनः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के बाहर हो गए। अब संविधान सभा के लोगों ने तय किया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में रहना आवश्यक है। इसलिए बंबई प्रेसिडेंसी से कांग्रेस के जीते हुए सदस्य M.R. जयकर ने त्यागपत्र दिया और उसी जगह से यानी बंबई प्रेसिडेंसी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुनः चुने गए। यानी पहली बार संविधान सभा में वे
पश्चिम बंगाल से आए और दूसरी बार वे जो संविधान सभा का आज़ादी के बाद पुनर्गठन हुआ तो बंबई से चुनी गई। अब इस संविधान सभा की हम बात कर रहे हैं। संविधान सभा, संविधान सभा। एक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा, संविधान सभा में किसको कितनी सीटें प्रांतीय विधान मंडलों के चुनाव से विजय में मिली, इसको तो आपने देख लिया, लेकिन संविधान सभा में उस समय महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? महिला सदस्यों की, महिला सदस्य यानी कितनी महिला सदस्य संविधान सभा में चुन करके आई? तो आप जान लीजिए कि महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 यानी 15 थी। परीक्षाओं में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन महिला संविधान सभा की सदस्य थी और निम्न में से कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। जैसे संविधान सभा में जो चुन करके महिलाएं आईं, उसमें सबसे पहले जो प्रमुख नाम आता है दुर्गाबाई का, दुर्गाबाई का। दूसरा नाम हंसा मेहता का, हंसा मेहता। इस तरह से जो महिलाएं रही उनमें देखिए राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, बेगम एजाज रसूल। आप देखिए बेगम एजाज रसूल के साथ साथ आप देखिए अम्मू स्वामीनाथन, सुचेता कृपलानी, दक्षिणायनी वेलायुधान, रेणुका राय, पूर्णिमा बनर्जी, एनी मस्करीन, कमला चौधरी, लीला नागराय, मालती चौधरी, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित। इस तरह से आपने संविधान सभा में जो महिला सदस्य चुनी गई उनके नामों को आपने देखा। अब संविधान सभा में जो प्रांतीय विधान सभाओं के द्वारा चुनाव हुए, उस चुनाव में जो परिणाम आए, उस परिणाम में मुस्लिम लीग ने 73 सीटें मात्र जीती थी। अब मुस्लिम लीग को जो है घोर निराशा हुई। अब संविधान सभा में एक प्रश्न और भी आ रहा होगा कि 11 प्रांतीय विधान सभाओं से, 11 प्रांतों से तो संविधान सभा में सदस्य आ गए, लेकिन जो देसी रियासतें थी भारत में, देसी रियासतें, उनसे सदस्य कैसे आते? तो इसके लिए यह बात किया गया कि देसी रियासतें एक समिति बनाएंगी, वार्ता समिति, और इसी समिति से बातचीत के माध्यम से समझौते के आधार पर तय किया जाएगा कि उनके द्वारा सदस्य कैसे जो है संविधान सभा में आए। हम बात संविधान सभा की प्रक्रिया की कर रहे थे, लेकिन तो प्रक्रिया कैसे प्रारंभ हुई इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसका इतिहास भी समझना जरूरी था। संविधान सभा का निर्वाचन का काम जो है पूरा हो गया और अब कांग्रेस चाहती थी कि संविधान सभा अपना काम जल्दी से जल्दी आरंभ कर दे और संविधान सभा में संविधान के निर्माण के कार्य में जरा भी देरी ना की जाए। कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय नेहरू थे। संविधान सभा
की सामग्री और संविधान का प्रारूप। अब देखिए कि कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय कौन थे? नेहरू। नेहरू चाहते थे कि संविधान सभा जल्द से जल्द बैठे और संविधान निर्माण का कार्य जो है वह प्रारंभ हो। इसलिए नेहरू ने जो है संविधान सभा के लिए सामग्री और संविधान का प्रारूप और इसके लिए जो है सामग्री कहाँ से कैसे लाया जाएगा, एक समिति की जो है नियुक्त किया गया। वह विशेषज्ञ समिति थी। इस समिति में के अध्यक्ष जो थे इसके, ये पंडित नेहरू थे और इसके सदस्य जो थे आप एक एक करके देख लें। पहले जो इसके सदस्य बने आसफ अली, दूसरा के.एम. मुंशी। आसफ अली और कौन? दूसरा के.एम. मुंशी। इस विशेषज्ञ समिति के तीसरे सदस्य हुमायूं कबीर और के संथामन, यानी तीसरा हुमायूं कबीर और चौथा के संथानम। के संथानम के बाद डी.आर. गाडगिल, के.टी. शाह भी इसके सदस्य थे। डी.आर. गाडगिल और के.टी. शाह और आयंगर इसके सदस्य थे। 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से इस विशेषज्ञ समिति के 7 सदस्य थे और ये सातों सदस्य जो है संविधान के प्रारूप तैयार करते और संविधान सभा के लिए सामग्री। ऐसा नेहरू ने जो है ऐसा अपनी तरफ से जो है एक विशेषज्ञ समिति, ये कौन सी समिति है? विशेषज्ञ समिति। नेहरू ने ऐसा विशेषज्ञ समिति का गठन किया। 9 दिसंबर 1946, आप देखिए 9 दिसंबर 1946 यह तिथि महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तिथि को बेबल ने जो है आमंत्रित किया सभी दलों की कि वे आएं और संविधान सभा की बैठक करें और उसमें कार्रवाई प्रारंभ करें। लेकिन 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई, इस बैठक में अन्य दल कांग्रेस भाग लिए, लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या किया? बहिष्कार कर दिया बैठक में। अब जब बहिष्कार कर दिया तो पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ, यह बगैर मुस्लिम लीग के प्रारंभ हुआ और संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ। और संविधान निर्माण के लिए संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा, इस संविधान सभा के कुल जो है 12 अधिवेशन हुए। कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन और 3 वाचन, यानी 3 वाचन। 12 अधिवेशन और 3 वाचन
संविधान निर्माण के लिए हुआ। तो हम एक एक करके किस अधिवेशन में क्या कार्य हुआ और कैसे संविधान निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ी और भारत को एक जो है संविधान प्राप्त हुआ। तो नंबर 1 पर हम आते हैं, पहला अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन। यह प्रथम अधिवेशन आपने जाना 9 दिसंबर 1946 को जो है यह प्रारंभ हुआ और बगैर जिन्ना के। और यह अधिवेशन कहाँ प्रारंभ हुआ? दिल्ली में, और दिल्ली के सेंट्रल हॉल में यह अधिवेशन प्रारंभ हुआ। अधिवेशन में उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जेबी कृपलानी, और खड़े होने के बाद उन्होंने संविधान सभा के संचालन के लिए एक अस्थायी अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव किया, और जिस नाम का प्रस्ताव जेबी कृपलानी ने किया था अस्थायी अध्यक्ष बनने के लिए, वे संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने, यानी बिना अध्यक्ष के जो है किसी भी सभा का कार्य का संचालन नहीं प्रारंभ होता है। डॉक्टर सिन्हा जब अस्थायी अध्यक्ष प्रथम अधिवेशन में चुन लिए गए तो उन्होंने संविधान सभा की सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना की तथा दुनिया भर में जितने भी संविधान सभाएं गठित हुई थी संविधान निर्माण के लिए, उसकी पृष्ठभूमियों की वे कैसे जो है निर्माण किए गए, उनका कार्य संचालन कैसे रहा, उस सब का उल्लेख किया। इसके बाद संविधान सभा के लिए इस प्रथम अधिवेशन में जो सदस्य आए हुए थे उसमें से 208 सदस्यों ने, कितने? 208 सदस्यों ने प्रत्यय पत्र जो है प्रस्तुत किया और रजिस्टर पर हस्ताक्षर किया। प्रथम अधिवेशन में, यानी जो पहला अधिवेशन हुआ, इसमें महिला सदस्य भी थी, महिला सदस्य। इन महिला सदस्यों का भी नाम आपको जानना चाहिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें पहला नाम जो था वह अम्मू स्वामीनाथन। पहली महिला सदस्य जो थी वे थी अम्मू स्वामीनाथन। और आप देखिए जो दूसरी महिला सदस्य थी दाक्षायणी वेलायुधन। दूसरी कौन थी? दाक्षायणी वेलायुधन। ये मद्रास से जो है चुन करके आई हुई थी। 10 दिसंबर को, यानी 9 दिसंबर, आप देखिए 9 दिसंबर को संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ। अब जो है 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को क्या हुआ? 10 दिसंबर को जो संविधान सभा थी उसने एक प्रस्ताव पास किया और अस्थायी अध्यक्ष कैसे चुना जाएगा इसके लिए एक प्रक्रिया तय किया, और यह भी तय किया कि संविधान सभा का कार्य संचालन कैसे होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। इसके लिए अस्थायी तौर पर
अस्थायी तौर पर यह तय किया गया कि जब तक संविधान सभा के अपने संचालन और प्रक्रिया संबंधी नियम नहीं बन जाते, तब तक संविधान सभा जो है वह केंद्रीय विधानमंडल, केंद्रीय विधान मंडल, इस केंद्रीय विधान मंडल के कार्य संचालन और प्रक्रिया संबंधी नियमों का पालन करेगी। इसी दिन संविधान सभा के संचालन और प्रक्रिया के निर्माण के लिए संविधान सभा ने एक प्रक्रिया नियम कमेटी, संविधान सभा, इस सभा ने इसी 10 दिसंबर को प्रक्रिया और नियम कमेटी का जो है प्रावधान किया, प्रस्ताव किया। और इस कमेटी का प्रस्ताव जो है पेश किया JB कृपलानी ने, और जिसे संविधान सभा ने पास किया। अब इस प्रक्रिया और नियम का जब JB कृपलानी ने प्रस्ताव पास किया तो संविधान सभा ने क्या कर दिया, पास कर दिया। और पास करने के बाद आप देखिए इस प्रक्रिया और नियम समिति में, यह समिति कार्य क्या करती, संविधान सभा के जो है कार्य संचालन और प्रक्रिया के नियमों का निर्माण करती। और इस समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी बनी हुई, 15, यानी 15 सदस्य इसमें अध्यक्ष के अलावा जो है होंगे, किसमें, कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर में। संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं वही इसके अध्यक्ष होंगे। और सदस्यों का जो निर्वाचन होगा, यानी अध्यक्ष इसके जो होंगे, अध्यक्ष जो संविधान सभा बनी है उसके जो अध्यक्ष हैं वे होंगे। और सदस्यों का, ये 15 सदस्यों का निर्वाचन वह संविधान सभा जो है करेगी। इस समिति का कार्य हमने आपको बताया, प्रक्रिया संबंधी नियमों, अध्यक्ष की शक्तियों, संविधान सभा के कार्य संगठन, अधिकारियों की नियुक्ति, रिक्त स्थानों के भर्ती की प्रक्रिया, अधिकारियों की नियुक्ति आदि के बारे में सिफारिश करती। संविधान सभा ने अब जो है पहले ही अधिवेशन में अस्थाई अध्यक्ष के लिए भी कार्रवाई प्रारंभ कर दी। और संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम सामने आया। किसका आया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम का प्रस्ताव जो किए थे वे थे कौन, JB कृपलानी। ये थे JB कृपलानी ने संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के लिए जो है राजेंद्र प्रसाद के नाम का प्रस्ताव किया। और वल्लभ भाई पटेल, कृपलानी ने क्या किया, प्रस्ताव किया। और वल्लभ भाई पटेल इन्होंने क्या किया, उस प्रस्ताव का जो है समर्थन कर दिया। तथा 11 दिसंबर 1946, कब, 11 दिसंबर 1946 को ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष सर्वसम्मत से निर्वाचित हो गए। तथा अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद
और जेबी कृपलानी उन्हें ससम्मान अध्यक्ष के आसन तक पहुंचाया तथा जब संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हो गया तो 11 दिसंबर 1946 को ही 11 दिसंबर 1946 को ही जो प्रक्रिया और नियम समिति के 15 सदस्य होते उनका निर्वाचन किया गया और वे निर्वाचित हुए। इन 15 सदस्यों के नाम आप जान लें कि इस 15 सदस्यों में आप देखिए, इसमें जगजीवन राम, जगजीवन राम के अलावा इसमें शरद चंद्र बोस, AR एंटोनी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, टेक चंद, रफीक अहमद किदवई, JHD सूजा, N गोपाल स्वामी आयंगर, पुरुषोत्तम दास टंडन, G बारदोली, पट्टाभी सीता रमैया, KM मुंशी, MC खन्ना, हरनाम सिंह और दुर्गा भाभी। इसमें जो है दुर्गा भाभी यानी महिला को भी जो है इसमें नेतृत्व दिया गया, जो संविधान की प्रक्रिया और नियम समिति जो है अस्थायी अध्यक्ष बनने के बाद जो उसमें सदस्य निर्वाचित हुए उसमें दुर्गा भाभी को भी जो है स्थान दिया गया। इस समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। समिति ने संविधान सभा के संचालन और प्रक्रिया संबंधी इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की और जो रिपोर्ट पेश की उसकी तिथि है 21 दिसंबर 1946। कब? 21 दिसंबर 1946। और संविधान सभा ने इस जो है रिपोर्ट को जो है 23 दिसंबर 1946 को स्वीकार कर लिया। कब? 23 दिसंबर 1946 को क्या किया? संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया, यानी उसके अपने अब संविधान सभा के प्रक्रिया और नियम संबंधी सारे प्रावधान तय कर लिए गए। अब संविधान सभा ने इस प्रथम अधिवेशन में एक कार्य और किया कि देशी रियासतों की जो वार्ता समिति की बात कही गई थी उस समिति से बातचीत करने के लिए संविधान सभा ने एक राज्य समिति का निर्माण किया। किसका? राज्य समिति। इसका निर्माण किया। यह राज्य समिति जो है देशी रियासतों के वार्ता समिति से जो है संविधान सभा के तरफ से बातचीत करती और इस बातचीत के माध्यम से संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने सदस्य आएंगे यह तय किया जाता। संविधान निर्माण के दिशा में जो पहला कदम आया वह आया नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव से। संविधान सभा में 11 दिसंबर 1946। कब? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और इस प्रस्ताव को पेश किया गया किसके द्वारा? नेहरू के द्वारा। इस प्रस्ताव का जो है अनुमोदन जिस व्यक्ति ने किया, प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया? पुरुषोत्तम दास टंडन ने इसका जो है क्या किया? अनुमोदन किया। इस प्रस्ताव के माध्यम से
संविधान सभा अपने उद्देश्यों, अपने लक्ष्यों, अपने ध्येयों को देश की जनता तथा संसार के समक्ष रखना चाहती थी कि वह संविधान सभा का निर्माण किस कारण और किस लिए करना चाहती है। एक तरह से यह जो उद्देश्य प्रस्ताव था, यह एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंजी थी। नेहरू के शब्दों में इस प्रस्ताव में, यानी उद्देश्य प्रस्ताव में, वे हमारी आकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं प्रस्तुत की गई थी, जिसके लिए हमने सदियों जो है कठोर संघर्ष किए। के.एम. मुंशी ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को, कौन? के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो है क्या कहा? स्वतंत्र गणतंत्र की जन्म कुंडली, स्वतंत्र गणतंत्र की जन्म कुंडली, के.एम. मुंशी ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को कहा था। यही उद्देश्य प्रस्ताव जो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था, भारतीय संविधान के, किसके? संविधान के प्रस्तावना का आधार यह बन गया। आधार यानी यही उद्देश्य प्रस्ताव, नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान के प्रस्तावना का आधार बना। संविधान सभा में इस उद्देश्य प्रस्ताव का विरोध भी हुआ था और विरोध करते हुए इसका विरोध भी संविधान सभा के सदस्य ने किया था, और जिस व्यक्ति ने विरोध किया था उनका नाम था M.R. जयकर ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि यह त्रुटिपूर्ण है, गैर कानूनी है, कालपूर्व है, सर्वनाशक है और खतरनाक है। इस उद्देश्य प्रस्ताव पर संविधान सभा में कुल 8 दिन बहस चला और इसमें कई संशोधन प्रस्ताव भी पास किए गए। डॉक्टर M.R. जयकर, जिन्होंने विरोध किया था, इन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि जब तक संविधान सभा में मुस्लिम लीग के सदस्य और देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल नहीं हो जाते हैं, तब तक के लिए इस प्रस्ताव यानी उद्देश्य प्रस्ताव को पारित ना किया जाए तथा संविधान सभा के अगले बैठक के लिए इसे स्थगित कर दिया जाए। जब मुस्लिम लीग संविधान सभा में सम्मिलित होना स्वीकार नहीं की, तो इस प्रस्ताव को दूसरा अधिवेशन जो संविधान सभा का हुआ, जो 22 जनवरी 1947 को हुआ, उसमें उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। इस तरह से संविधान सभा का पहला अधिवेशन जो 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ था, वह 23 दिसंबर 1947 में जाकर के समाप्त हो गया। इस तरह से आपने संविधान सभा में क्या प्रक्रिया की गई, संविधान में उस सभा में कैसे कार्य किए जाते, अध्यक्ष कौन चुना, पहले अधिवेशन में आपने देखा। अब हम बात जो है आगे बढ़ाते हुए दूसरे अधिवेशन पर आते हैं। दूसरा नंबर यानी हम बात करेंगे द्वितीय अधिवेशन का। द्वितीय अधिवेशन, यह द्वितीय अधिवेशन किसका द्वितीय अधिवेशन है? संविधान सभा का द्वितीय अधिवेशन है और यह 21 जनवरी
1947 को प्रारंभ हुआ। 21 जनवरी 1947 को प्रारंभ हुआ और यह चला जो है 25 जनवरी कब 1947 तक। द्वितीय अधिवेशन 22 जनवरी 1947। इस द्वितीय अधिवेशन में जो महत्वपूर्ण काम हुआ वह 22 जनवरी कब 1947 को, इसमें जो है उद्देश्य प्रस्ताव। यह उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, जिसे नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया था, इसे जो है स्वीकृत कर लिया गया, यानी संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया। उद्देश्य प्रस्ताव की जब संविधान सभा में स्वीकृति हो गई तो संविधान सभा में जो है आने वाली संविधान निर्माण के तहत जो दिक्कतें, जो परेशानियां आएंगी, उसके लिए या उसके समाधान के लिए संविधान सभा ने 2 प्रकार की समितियों का गठन किया। एक तरह से आप देखिए कि अब संविधान सभा संविधान निर्माण का काम करने जा रही है और संविधान का निर्माण करना एक बड़ा व्यापक, गुरुतापूर्ण और जटिल और समस्यात्मक कार्य है। यह केवल संविधान सभा अकेले ही कर डालेगी ऐसा संभव नहीं था। इसलिए संविधान सभा ने एक हल खोजा समितियों के निर्माण को, यानी कार्य का उत्तरदायित्व तो अलग अलग समितियों को बांट दिया जाए और वे समितियां जो है समस्याओं का समाधान करें और संविधान सभा में प्रस्तुत करें। यानी संविधान निर्माण के काम को आसान बनाने के लिए संविधान सभा ने समितियों का गठन किया। किसका? समितियों का। और ये समितियां जो थी, ये 2 तरह की समितियों का गठन संविधान सभा ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किया। पहला जो था कि संविधान निर्माण के प्रक्रिया के प्रश्नों को हल के लिए संविधान निर्माण प्रक्रिया के प्रश्न के समाधान के लिए समिति बनाई गई। जैसे प्रक्रिया समिति, वार्ता समिति, संचालन समिति। इस तरह की समितियों में संविधान निर्माण की, जैसे वार्ता समिति, प्रक्रिया समिति और क्या? संचालन समिति। ये सारी समितियां जो है संविधान सभा ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया में आने वाले समस्याओं के समाधान के लिए। दूसरी प्रकार की समितियां जो थी वह संविधान निर्माण की समितियां थी। इन संविधान निर्माण की समितियों में कई सारी समितियों का गठन किया गया, जैसे मूल अधिकारों की समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। यानी संघ शक्ति, मूल अधिकारों, प्रारूप समिति, ये सारी समितियां जो है संविधान निर्माण के लिए जो है गठित की गई। तो संविधान सभा के अंतर्गत संविधान निर्माण के लिए जो प्रमुख समितियां बनी, उनके अध्यक्ष कौन कौन से हैं उनको भी आपको जानना चाहिए। परीक्षाओं में जो है इससे प्रश्न अक्सर पूछ दिए जाते हैं। तो आइए,
तो जो संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा में समितियां बनी, यानी समिति जो बनी, इन समितियों में आप एक एक करके देखिए कि कौन कौन से प्रमुख समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे। एक समिति बनी संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति। दूसरी समिति जो बनी संघीय विषय समिति, संघीय विषय समिति। तीसरा आप देखिए संघ शक्ति समिति, शक्ति समिति। तीसरा आप देखिए कि राज्य समिति, राज्य समिति। इन सारी समितियों, जो 3-4 समितियां ही हमने बताया, इसके जो अध्यक्ष थे वे थे पंडित नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके जो है अध्यक्ष थे। इसके साथ साथ आप देखिए कुछ समितियां और भी थी, जैसे पहला मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों की परामर्श समिति, मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों की परामर्श समिति। दूसरा जो है प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। इसके जो अध्यक्ष थे वे थे कौन? पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसके जो है अध्यक्ष थे। इसके अलावा जो है झंडा समिति, देशी रियासत समझौता समिति, संचालन समिति और नियम समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे वे के.एम. मुंशी थे। कार्य संचालन समिति, इसके कौन अध्यक्ष थे? के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी। इसके अलावा आप देखिए कि प्रारूप समिति एक समिति बनी, उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है, प्रारूप समिति, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। इसके साथ साथ आप देखिए मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों की एक उप समिति बनी थी। मूल समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, लेकिन मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। संविधान सभा ने अपना अस्थायी अध्यक्ष पहले अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना। दूसरे अधिवेशन में संविधान सभा ने एक उपाध्यक्ष निर्वाचित करने का संकल्प लिया और 22 जनवरी 1947, कब? 22 जनवरी 1947 को जो है किसको? H.C. मुखर्जी को जो है संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। उपाध्यक्ष चुना गया किसको? S.C. मुखर्जी को। और S.C. मुखर्जी उपाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। जब भारत का विभाजन हुआ
1947 में, तब जो है जिस क्षेत्र से चुन करके आए हुए थे सदस्य के रूप में संविधान सभा में, वह पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। अतः संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष चुने गए। पहला उपाध्यक्ष तो एस.सी. मुखर्जी थे। अब जो है उपाध्यक्ष के रूप में आज़ादी के बाद संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, वीटी कृष्णमाचारी और कौन, एस.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी। इस तरह से आज़ादी के बाद संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, वीटी कृष्णमाचारी और एस.सी. मुखर्जी। संविधान सभा का यह दूसरा अधिवेशन 25 जनवरी 1947 को समाप्त हो गया। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश सरकार ने घोषणा किया कि भारत में जो विविध राजनीतिक दल हैं उनके बीच गतिरोध है, मतभेद है। अतः संविधान सभा जिस इरादे के लिए गठित की गई थी वह उसके इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर रही है। साथ ही उसने यह भी कहा ब्रिटिश सरकार ने कि जून 1948 तक जो है भारत का शासन भारत के नेताओं को जो है यानी उत्तरदायी नेताओं के हाथों में सत्ता सौंप दी जाएगी। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बना करके भेजा। दूसरा अधिवेशन के बाद अब तृतीय अधिवेशन होता है। तृतीय अधिवेशन, इस तृतीय अधिवेशन में आप देखिए क्या बात हुई। तीसरा अधिवेशन 28 अप्रैल से 2 मई तक चला। 28 अप्रैल से 2 मई 1947 तक यह तीसरा अधिवेशन चला। इस समय तक यह स्थिति एकदम स्पष्ट हो गया था कि किसी भी कीमत पर संविधान सभा में मुस्लिम लीग भाग नहीं लेगी। और इस अधिवेशन में, तृतीय अधिवेशन में 16 देसी रियासतों, 16 देसी रियासतों के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में पहली बार भाग लिया। संविधान सभा ने देसी रियासतों से आए हुए इन 16 प्रतिनिधियों का स्वागत किया। इसी समय माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत में जो सांप्रदायिक समस्या है इसके समाधान का एकमात्र तरीका भारत का विभाजन है। और उन्होंने 3 जून 1947 को अब भारत विभाजन की घोषणा कर दी। यानी अपने 3 जून 1947 के घोषणा में उन्होंने भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन स्टेट की बात कह दी। चौथा अधिवेशन की बात अब हम करने जा रहे हैं। चौथा अधिवेशन, चौथा अधिवेशन जो चला संविधान सभा का, इस अधिवेशन के दौरान ही ब्रिटेन में ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 पर विचार हो रहा था। 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता विधेयक 1947 पास होकर के अधिनियम बन गया और इसी अधिनियम के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र डोमिनियन की स्थापना हो गई। और इस
अधिनियम में यह व्यवस्था कर दी गई, यानी 1947 भारत शासन अधिनियम में यह व्यवस्था कर दी गई कि जो संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 यानी भारत विभाजन के पहले बनी थी, वह संविधान सभा भारत का संविधान सभा होगा, तथा पाकिस्तान जो मिलकर बनेगा पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, असम का सिलहट जिला, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध, बलूचिस्तान से वह अपने लिए एक नए संविधान सभा का गठन करेगा। संविधान सभा का 14 अधिवेशन 14 जुलाई 1947, 14 जुलाई कब 1947 को प्रारंभ हुआ। तो जब चौथा अधिवेशन संविधान सभा का प्रारंभ हुआ तो इस चौथे अधिवेशन में जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, कौन, एक जम्मू कश्मीर और कौन, हैदराबाद, ये दो रियासतें ऐसी थी, इन रियासतों को छोड़ करके शेष सारी रियासतों ने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुन दिए, जो संविधान सभा में भाग लिए। पाकिस्तान बनने से पंजाब और बंगाल का जो विभाजन हुआ, इसके फलस्वरूप पूर्व में इन क्षेत्रों से निर्वाचित जो सदस्य थे अब संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। अतः इन क्षेत्रों की जो प्रांतीय विधानसभाएं थी, नए सिरे से संविधान सभा के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया। भारत विभाजन के फलस्वरूप संविधान सभा के नियमों में जो संशोधन आवश्यक हो गए थे, इस चौथे अधिवेशन में जो है वह संशोधन किया गया। चौथे अधिवेशन की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वह थी राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया जाना। राष्ट्रीय ध्वज, यह राष्ट्रीय ध्वज भारत का तिरंगा जो 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को फहराया जाता है, उसी राष्ट्रीय ध्वज की हम बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज हेतु संविधान सभा में पंडित नेहरू ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें यह कहा गया कि भारत का जो राष्ट्रीय झंडा होगा वह क्या होगा, तिरंगा होगा, और तिरंगे में 3 समान चौड़ाई की केसरिया सबसे ऊपर, सफेद बीच में, हरा सबसे नीचे आड़ी पट्टियां होंगी और मध्य में चरखे के स्थान पर अशोक स्तंभ उद्धृत किया जाएगा जो सफेद पट्टी के चौड़ाई के बराबर होगा। आपके मस्तिष्क में एक विचार आ रहा होगा कि चरखे के स्थान पर जो है वह अशोक चक्र को क्यों लिया गया, क्योंकि चरखा जो था यदि उसे झंडे को बैक साइड में देखा जाता था तो उसकी तस्वीर उल्टी बनती थी, इसलिए तय किया गया कि ऐसा जो है प्रतीक अपनाया जाए जो उस तिरंगे पर उल्टा और सीधा करने पर समान दिखाई दे। और तिरंगे का जो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात होगा वह अनुपात होगा 2:3। अगर 2 चौड़ाई होगी, 3 जो है इसकी लंबाई होगी, इसी अनुपात में जो है वह झंडा होगा। इस तिरंगे को 14-15 अगस्त राष्ट्रीय ध्वज क्या होगा, तिरंगा, और इस तिरंगे को 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को हंसा मेहता इन्होंने जो है संविधान सभा को जो है संविधान सभा में भारतीय नारियों की ओर से इसको भेंट किया और इस अधिवेशन यानी चौथे अधिवेशन का समापन 31 जुलाई 1947 को हो गया। 14 जुलाई से यह 31 जुलाई 1947 तक यह अधिवेशन चला।
अब पांचवा अधिवेशन की बात हम कर लेते हैं। पांचवा अधिवेशन जो चला वह जो है 14 अगस्त 1947 से लेकर के 30 अगस्त 1947 तक चला। यह अधिवेशन भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अधीन चला। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को संविधान सभा एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था हो गई थी। इस अधिवेशन की पहली बैठक 14 अगस्त को रात 11 बजे, कब? 14 अगस्त रात कितना? 11 बजे वंदे मातरम के गायन से जो है प्रारंभ हुआ। और इसी अधिवेशन में यानी इसी अधिवेशन में ही यानी पांचवें अधिवेशन में ही पंडित नेहरू ने जो है अपना ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कई वर्ष पूर्व हमने नियत के साथ वायदा किया था और वह वायदा पूरा करने का समय आ गया है। इसी अधिवेशन में संविधान सभा ने स्वीकार किया कि 15 अगस्त 1947 से जो है भारत यानी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन होंगे। कौन होंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। ऐसा जो है स्वीकार किया गया। अब बदली हुई परिस्थितियों में संघ शक्ति समिति जो संघ के संदर्भ में था, पहले यह प्रावधान था कि राज्यों में अवशिष्ट शक्तियां जो है समाहित की गई थी। अब चूंकि आज़ादी भारत को मिल गई, संविधान सभा का पुनर्गठन किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में संघ समिति को लगा कि अब भारत में दुर्बल केंद्रीय सत्ता स्थापित करना भारत के या देश के हित में नहीं होगा। अतः संघ शक्ति समिति ने 3 सूचियां तैयार की, संघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची, जिसमें संघ शक्तिशाली था और अब अवशिष्ट शक्तियां जो थी वे केंद्र के पास समाहित कर दी गई। संघ समिति ने दूसरा प्रतिवेदन संविधान सभा में अपना प्रस्तुत किया, जिस पर संविधान सभा ने 20, 23 और 26 अगस्त 1947 को विचार किया और पारित किया। इसी अधिवेशन के दौरान सत्यनारायण सिन्हा यानी 5वें अधिवेशन की बात है, 5वां अधिवेशन है, इसी अधिवेशन के दौरान सत्यनारायण सिन्हा ने जो है एक समिति के गठन का सुझाव दिया और उस समिति का नाम था प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति का नियुक्ति 29 अगस्त 1947, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने कर दिया। इस समिति यानी संविधान समिति के जो निर्माण की जो प्रारूप समिति थी, इसके अध्यक्ष जो बनाए गए वे बनाए गए डॉक्टर भीमराव कौन? अंबेडकर। यह प्रारूप समिति जो थी यह 7 सदस्यीय थी। तो इन 7 सदस्यों में अन्य सदस्य जो थे वे थे, पहले जो थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी आयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, BL मित्तर, DP खेतान, ये जो है 7 सदस्य थे। बाद में
BL मित्तर और DP खेतान के स्थान पर N माधव राव और TT कृष्णमाचारी को प्रारूप समिति में नियुक्त किया गया। भारतीय संविधान का जो पहला प्रारूप था, प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया? BN राव ने, BN राव। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता थे। इन्हीं की देखरेख में संविधान सभा के सचिवालय के परामर्श शाखा ने अक्टूबर 1947 में जो है 1947 अक्टूबर माह में संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया और इस प्रारूप में कुल जो अनुच्छेद थे 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां, 243 आर्टिकल और 13 अनुसूची शेड्यूल, अनुसूची और ये था अनुच्छेद। अब ये जो प्रारूप तैयार हो गया और इस प्रारूप को तैयार करने के लिए कम से कम 60 देशों से अधिक संविधानों के कार्यकारी प्रक्रिया, उनके प्रशासनिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन और संकलन किया गया। इसके बाद श्याम बेनेगल अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, ब्रिटेन आदि गए। वहाँ के प्रमुख संविधान शास्त्रियों से उन्होंने संविधान के विशेषताओं, उसकी प्रक्रियाओं के बारे में विचार विनिमय किया। यहाँ से जो संविधान का ये पहला प्रारूप तैयार हुआ, इसे जो है फिर प्रारूप समिति को सौंपा गया। आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक बात समझ लेना है कि जो द्वितीय बार जो पुनर्गठित संविधान सभा बनी, संविधान सभा, इस संविधान सभा का 2 तरह के काम करना था। पहला जो इसका मुख्य काम था वह था संविधान निर्माण और दूसरा जो इसका काम था वह था विधायी, यानी कानूनों का निर्माण। अब समस्या थी कि एक ही संविधान सभा है, उसे विधायी भी कार्य करना है और उसे जो है संविधान निर्माण का भी काम करना है। तो संविधान सभा में यह तय किया गया कि अलग अलग समय पर जो है संविधान सभा बैठेगी और जब वह संविधान निर्माण का काम कर रही होगी तो विधायी कार्य नहीं करेगी और जब विधायी कार्य कर रही होगी तो संविधान निर्माण का कार्य नहीं करेगी। विधायी कार्य करने के लिए एक अध्यक्ष की आवश्यकता पड़ती है और अब जो है संविधान सभा ने मावलंकर के अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की और इस समिति का कार्य भारत शासन अधिनियम के तहत यह देखना था कि संविधान सभा के कौन कौन से कार्य हैं और इस समिति को सुझाव देना था कि जो कुछ समस्याएं उसमें हैं उन समस्याओं से कैसे निपटा जाए। और निपटने के लिए अंततः KM मुंशी ने सुझाव दिया और KM मुंशी के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया वह संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत हो गया। यानी जो हमने अभी पहले बताया कि संविधान सभा के दोनों कार्य अब अलग अलग हो गए। जब संविधान सभा विधायी कार्य करती थी तो संविधान सभा विधायी कहलाती थी और जब यह संविधान सभा का कार्य करती है, संविधान निर्माण का काम करती थी तो यह संविधान सभा कहलाती थी। अब संविधान सभा ने इस समय जो है जब विधायी कार्य करने के लिए एक स्पीकर का जो है चुनाव किया और वे पहले स्पीकर बने गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। ये जो है आपके स्वतंत्र भारत में जो है पहले जो है स्पीकर बने
ये विधायी कार्य जब संविधान सभा करती तब ये संविधान सभा की अध्यक्षता करती। अब संविधान सभा का छठवां अधिवेशन, छठवें अधिवेशन की हम बात कर रहे हैं। छठा अधिवेशन केवल एक दिन के लिए हुआ था, 27 जनवरी 1948 को छठवां अधिवेशन संविधान सभा का हुआ था, केवल एक दिन के लिए हुआ था। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव के द्वारा पश्चिम बंगाल से संविधान सभा की जो प्रतिनिधियों की संख्या 19 थी, अब इसे बढ़ा करके 21 कर दिया गया, और पूर्वी पंजाब से जो संविधान सभा प्रतिनिधि 12 आए थे, इसे 16 कर दिया गया। छठवें अधिवेशन के बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने प्रारूप समिति द्वारा स्वीकृत नए संविधान का प्रारूप 21 जनवरी 1948 को जो है संविधान सभा को जो है 21 छठे अधिवेशन के बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप समिति की स्वीकृति के बाद जो है वो जो छठे अधिवेशन के बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप समिति द्वारा स्वीकृत नए संविधान के प्रारूप को 21 फरवरी 1948 कब 21 फरवरी कब 1948 को संविधान सभा को सौंप दिया। तब से लेकर जो प्रारूप संविधान था उसकी प्रतियों का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया, उसे प्रकाशित किया गया कि जिससे जनसाधारण इस पर टीका टिप्पणी करें। संविधान पर आए विविध सुझावों पर जो है डॉक्टर अंबेडकर ने 26 अक्टूबर 1948 को एक पत्र के माध्यम से संविधान सभा को अवगत कराया। अब जो है छठवें अधिवेशन के बाद सातवां अधिवेशन प्रारंभ होता है। सातवें अधिवेशन की जो मुख्य बातें थी, यह 4 नवंबर 1948 4 नवंबर कब 1948 को प्रारंभ हुआ। इस अधिवेशन में प्रारूप संविधान का जो प्रथम वाचन हुआ, प्रथम वाचन यानी संविधान सभा में संविधान पर पहली बार उसको पढ़ा गया, जिस पर व्यापक वाद विवाद हुआ, चर्चा पर चर्चा हुआ। जिस समय अंबेडकर ने संविधान सभा को प्रारूप संविधान प्रस्तुत किया था, उस समय उसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, और इसी प्रारूप पर संविधान सभा में 7वें अधिवेशन में प्रथम वाचन संविधान का हुआ और उस पर व्यापक वाद विवाद और चर्चा हुआ। अब इसके बाद 7वें अधिवेशन के बाद जो आता है वह है 8वां अधिवेशन। 8वां अधिवेशन में प्रमुख बात क्या रही है? 16 मई 1949 से लेकर के 16 जून 1949, 16 मई से यह प्रारंभ हुआ और 16 जून से 16 जून 1949 तक ये 8वां अधिवेशन आपका चला। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस जो पार्टी थी उसका 55वां अधिवेशन दिसंबर 1948 में जयपुर में हुआ था। इसी प्रस्ताव का हवाला देते हुए कहा गया कि भारत राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के साथ अनवरत सहयोग करने के लिए तैयार है। 16 मई 1949
मई 1949 को नेहरू ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, कहाँ? संविधान सभा में, जिसके माध्यम से यह स्वीकार किया गया कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहेगा। यह राष्ट्रमंडल एक स्वैच्छिक संगठन था, इसे इच्छा अनुसार समाप्त किया जा सकता था। 8वें अधिवेशन के बाद आप देखिए कि नौवां अधिवेशन प्रारंभ होता है और 9वें अधिवेशन पर जो है 30 जुलाई से 18 सितंबर तक यह चला। 30 जुलाई से 18 सितंबर कब? 1949 तक चला। इस 9वें अधिवेशन में जो प्रमुख बात थी कि इसमें जो है पुनः 1935 भारत शासन अधिनियम में संशोधन किया गया। प्रिवी काउंसिल के क्षेत्राधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया। 17 दिसंबर 1949 यानी 17 सितंबर कब? 1949 को एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि संविधान का हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाए। 9वां अधिवेशन के बाद अब बारी आती है 10वां अधिवेशन। 10वां अधिवेशन की जो प्रमुख बात रही है, यह 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर चला। यह 16 अक्टूबर से कब तक चला? 19 अक्टूबर 1949 तक यह अधिवेशन चला। इस अधिवेशन में जो बड़ी बात रहा, अब संविधान का यहाँ दूसरा वाचन होता है, वाद विवाद बहस होती है और इस वाचन में संविधान के जो 315 अनुच्छेद थे उन पर प्रत्येक धाराओं पर व्यापक विचार विमर्श हुआ और इसी अधिवेशन में 10वें अधिवेशन में ही प्रस्तावना को जो है स्वीकार किया गया, अंतिम रूप से इसमें स्वीकार किया गया। इस अधिवेशन में एक और बड़ी बात हुई कि संविधान सभा के जो सदस्य थे जिनका दैनिक भत्ता जो है 45 रुपया था, इसे घटा करके 40 रुपया कर दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि संविधान सभा के सदस्यों ने अपने जो है दैनिक भत्ता घटाया है। अब जो अगला अधिवेशन रहा है वह है 11वां अधिवेशन। 11वां अधिवेशन जो रहा है 14 नवंबर से 26 नवंबर तक चला। 14 नवंबर से 26 नवंबर तक कब? 1949 तक ये चला। 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 ये जो तिथि है 26 नवंबर 1949, इसी दिन संविधान सभा ने संविधान को जो है पास कर दिया। किसको? संविधान को पास कर दिया और यह तय कर दिया गया कि जो संक्रमणकालीन उपबंध हैं, नागरिकता संबंधी प्रावधान है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 9, राष्ट्रपति का शपथ प्रतिज्ञान है, परिभाषाएं हैं, 366, 367 आदि तुरंत जो है लागू हो गया। कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए, जिसमें अक्सर परीक्षाओं में पूछता है नागरिकता और राष्ट्रपति के शपथ संबंधी।
इसके अलावा अन्य कई अनुच्छेद भी लागू हुए और शेष संविधान वह जो है 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ। और अंत में जो अंतिम अधिवेशन हुआ वह अधिवेशन था 12वां अधिवेशन। 12वां अधिवेशन जो हुआ यह जो है 24 जनवरी 1950 को हुआ। 24 जनवरी कब हुआ? 1950 को हुआ। यह संविधान सभा का अंतिम दिन था। इस अधिवेशन में राष्ट्रगान और राष्ट्रगान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का जन गण मन अधिनायक, राष्ट्रगीत जो है यह रविन्द्रनाथ टैगोर के आनंद मठ से वंदे मातरम यह जो है स्वीकार किया गया 12वें अधिवेशन में। इसी समय भारत के पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन किया गया। निर्वाचन अधिकारी राष्ट्रपति निर्वाचन और जो निर्वाचन अधिकारी बने उस अधिकारी का जो नाम था HVN आयंगर। ये जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन के पहले अधिकारी बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम का प्रस्ताव पंडित नेहरू ने किया, सरदार पटेल ने उसका समर्थन किया। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के समक्ष जो है संविधान की 3 प्रतियां रखी गई। कब? 24 जनवरी संविधान की कितनी प्रतियां? 3 प्रति। एक इसमें हस्तलिखित थी, यानी जो हाथ से लिखी गई थी। दूसरी जो थी अंग्रेजी में थी और तीसरी जो थी वह हिंदी में थी। इस तरह से जो है संविधान सभा में सभी प्रतियों पर अध्यक्ष सहित सभी लोगों ने हस्ताक्षर किए। इस तरह संविधान निर्माण में कुल जो है 2 वर्ष 11 माह, कितना? 2 वर्ष 11 माह और 19 दिन यह जो है लगे। इसके 3 वाचन हुए। प्रारूप समिति का निर्वाचन 29 अगस्त 1947 हमने बताया। 3 वाचन संविधान सभा में हुए। कुल इसकी बैठकें जो है 147 जो है इसकी बैठकें हुई। बैठकें आप जान लें 7,635 संशोधन प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किए गए, जिसमें से 2,473 जो है इतने स्वीकार किए गए। संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता ने जो संविधान प्रारूप समिति को उपलब्ध कराया था, यानी BN राव ने, उसमें 213 अनुच्छेद 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान के प्रारूप संविधान सभा को दिए, उसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। तथा जब संविधान सभा से पास होकर के संविधान आपके सामने आया तो इसमें
कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संविधान के निर्माण पर कुल 63,96,000 कितना 63,96,729 रुपये 729 रुपये खर्च हुए। संविधान सभा में महिला सदस्यों का भी चुनाव हुआ था। मद्रास से श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन, श्रीमती दाक्षायणी वेलायुधन और श्रीमती दुर्गा बाई, बंबई से हंसा मेहता का, पश्चिम बंगाल से रेणुका रेखा, उत्तर प्रदेश से कमला चौधरी और पूर्णिमा बनर्जी और सुचेता कृपलानी, मध्य प्रांत और बरार से राजकुमारी अमृत कौर, ट्रावणकोर और कोचीन से श्रीमती एनी मस्करेन थी। संविधान सभा के मांग के प्रश्न में प्रारंभ में डॉक्टर अंबेडकर ने विरोध किया था। यानी संविधान सभा का जब मांग भारतीयों के द्वारा किया जा रहा था, कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा था, तो डॉक्टर अंबेडकर ने प्रारंभ में उसका विरोध किया था, क्योंकि उनका कहना था कि अभी संविधान सभा की आवश्यकता नहीं है, 1935 के अधिनियम के आधार पर भी काम किया जा सकता है। किंतु संविधान सभा में जिस तरह से उन्होंने भूमिका निभाई उसको देखकर लगता है कि यह बात उन्होंने भ्रमवश कहा था। मुस्लिम लीग और अन्य विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों ने भी संविधान का विरोध किया था। जैसे विंस्टन चर्चिल जयकर ने संविधान सभा के लिए कहा था कि यह संपन्न संस्था नहीं थी, क्योंकि यह कैबिनेट मिशन के अधीन लाई गई थी या ब्रिटेन संसद के अधीन से। समाजवादी दल के नेता जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि यह जनता की प्रतिनिधि संस्था नहीं थी, इसका निर्वाचन सार्वभौम मताधिकार या प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर नहीं हुआ है। इसलिए जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा की सदस्यता से इनकार कर दिया, यद्यपि कांग्रेस ने उन्हें निमंत्रण दिया था। मौलाना हजरत मोहानी ने तो यहाँ तक मांग कर दिया था कि संविधान सभा के प्रारूप पर चल रहे वाद विवाद को स्थगित कर पूर्ण वयस्क मताधिकार के आधार पर एक संविधान सभा निर्वाचित की जाए। भारत विभाजन के बाद साम्यवादी दल का कोई भी सदस्य संविधान सभा में निर्वाचित नहीं हुआ। कुछ आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा को जो है इसको जो संविधान बनाई उसको लोगों के जन्म संग्रह के लिए रखना चाहिए था। कुछ लोगों का कहना है कि संविधान सभा के जो संगठन का आधार था वह सांप्रदायिक था। कुछ का कहना है कि संविधान सभा में वकीलों का प्रभुत्व था या वकीलों का स्वर्ग है। इन सारे आरोपों का जवाब संविधान सभा में और उसके बाहर बार बार दिए गए। सारे आरोप निराधार है। संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व था, जिसमें नेपाली 1, सिख 5, पारसी 3, ईसाई 7, आंग्ल भारतीय 3, पिछड़ी हुई जातियां 5, अनुसूचित जातियां 33 और मुस्लिम 31 थे। देश विभाजन के बाद मुस्लिम लीग के जिन सदस्यों ने संविधान सभा में स्थान दिया गया था उसमें जो है मोहम्मद सादुल्ला एक थे, उन्हें प्रारूप समिति में भी जो है स्थान दिया गया था। ग्रेनविल ऑस्टिन नामक जो है विदेशी विद्वान हैं, जिन्होंने जो है कहा, ग्रेनविल ऑस्टिन भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया का गहराई से अध्ययन किया। उनका निष्कर्ष था भारतीय संविधान के निर्माण में श्रेष्ठ प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। इस श्रेष्ठता के दो आधार है कि संविधान सभा में जो भी निर्णय लिए गए वे सहमति यानी डिसीजन बाय कॉन्सेंसस यानी डिसीजन बाय कॉन्सेंसस इस श्रेष्ठता के दो आधार हैं, एक सहमति से निर्णय डिसीजन बाय कॉन्सेंसस और दूसरा समायोजन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ एकोमोडेशन। इस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अंत में कहा था, इस संविधान द्वारा हम अपना कार्य संचालन कर सकते हैं। अपने लचीलेपन और दृढ़ता के कारण यह शांति काल और युद्ध काल में देश को संगठित कर सकता है। यदि संविधान के अंतर्गत सुचारू रूप से कार्य संपन्न नहीं होता है तो यह संविधान
संविधान की त्रुटि नहीं बल्कि मानवीय निकृष्टता होगी। इस तरह से आपने संविधान का निर्माण, संविधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के बारे में इस कक्षा में पढ़ा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।